ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारा ये विशेष कार्यक्रम जो कि है बजट पर और सरकार की योजनाओं पर। शिक्षा को लेकर के कई बड़े बड़े दावे किए जाते हैं पूरे देश भर में। हम पहुंचे हैं जमीन पर और जमीनी हकीकत देखने के लिए। मेरे सामने एक स्कूल है, हम इस स्कूल के अंदर चलेंगे, सर्व शिक्षा अभियान के बारे में जानने की कोशिश करेंगे, यहाँ की समस्याओं से मिलेंगे और जरूर छोटे बच्चों से भी बात करेंगे। आइए चलते हैं इस स्कूल के अंदर। हम बात करेंगे यहाँ पर सर्व शिक्षा अभियान के तहत और यहाँ जो बच्चे पढ़ते हैं उनसे भी बात करेंगे। हम आगे चलते हैं। देश भर के करोड़ों और लाखों स्कूल्स में से एक ये स्कूल है, आदर्श प्राथमिक विद्यालय चौड़ा शहादतपुर, ब्लॉक बिसरखा, जनपद गौतम बुद्ध नगर। कई स्कूलों में से एक ये स्कूल है। बच्चे यहाँ पर आते हैं, छोटे बच्चे हैं, आप जैसा कि देख सकते हैं प्राथमिक विद्यालय के जैसे बच्चे होते हैं। और ये बच्चे यहाँ पर दोपहर का भोजन कर चुके हैं इस वक्त, मैं आपको जैसा कि बता रहा हूँ। और साथ ही साथ सर्व शिक्षा अभियान के तहत जो भी इनकी पढ़ाई लिखाई है वो यहाँ चल रही है। बच्चों के अंदर आप जोश देख सकते हैं। हमारे टीवी के कैमरा के यहाँ पहुँचने से थोड़ा उत्साह इनमें ज़रूर बढ़ा है, क्योंकि रोज़ रोज़ ये दृश्य देखने को इन्हें नहीं मिलते और इसके कारण भी थोड़े ज़रूर खुश हैं। लेकिन हमारा आने का मकसद यहाँ एक है, क्या ज़रूरतें हैं इनकी। करोड़ों की धनराशि मुहैया कराई जाती है, तो क्या वो पैसा इन छोटे बच्चों तक पहुँच पाता है, क्या इनका विकास हो पाता है। ये एक अहम बिंदु है जिसके ऊपर हम आज पूरे स्कूल के दौरान जायजा लेंगे, देखने की कोशिश करेंगे और ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि क्या है ज़रूरत इन बच्चों की। सर्व शिक्षा अभियान यानी SSA की योजना प्रारंभिक शिक्षा को सबके लिए सुलभ कराने के लिए अक्टूबर 1998 में आयोजित राज्य शिक्षा मंत्रियों के सम्मेलन की सिफारिशों का नतीजा है। सर्व शिक्षा अभियान में नवी योजना के दौरान केंद्र और राज्य सरकार के बीच 85-15 की भागीदारी थी। 10वीं योजना के दौरान 75-25 और इसके बाद 50-50 के आधार पर यह भागीदारी हो गई। कार्यक्रम में समूचे देश को शामिल किया गया है और 12.3 लाख बस्तियों में 19.4 करोड़ बच्चों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखा गया है। इस योजना में लगभग 8.5 लाख मौजूदा प्राथमिक और अपर प्राथमिक स्कूल तथा 33 लाख मौजूदा अध्यापक शामिल हैं। इस योजना का उद्देश्य है कि ऐसी बस्तियों में नए स्कूल खोले जाएं जहां कोई स्कूली सुविधाएं मौजूद नहीं हैं और अतिरिक्त क्लासरूमों में पेयजल और सामाजिक सुधार माध्यम से स्कूल के मौजूदा व्यवस्था को सुदृढ़ बनाया जाए। दिसंबर 2010 तक सर्व शिक्षा अभियान द्वारा सभी बच्चों को साक्षर बनाना केंद्र सरकार का सपना था। कहना गलत न होगा कि सरकार का सपना चकनाचूर होता नजर आ रहा है। साक्षरता का प्रतिशत आज भी 50 से 55% से ज्यादा नहीं है। मुफ्त शिक्षा, मुफ्त किताब कॉपियों का प्रलोभन भी कारगर सिद्ध नहीं हो पाया। स्कूलों द्वारा मुफ्त अनाज भी बांटा जा रहा है। बावजूद इन सबके 30% माँ बाप ही हैं जो बच्चों की शिक्षा को जरूरी मानते हैं। उनकी नजर में शिक्षा कोई मायने नहीं रखती। बच्चे हमारे यहाँ 650 हैं और टीचर्स 9 हैं कुल, और जिसमें से आजकल तो ट्रेनिंग पे गए हुए हैं 2-3 टीचर। सरकार ने बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिकार को लागू करने के लिए सर्व शिक्षा अभियान के लिए वित्तीय वर्ष 2011-12 में 21,000 करोड़ रुपए के आवंटन का प्रस्ताव किया है। पिछले वित्तीय वर्ष में ये आवंटन 15,000 करोड़ रुपए का था, पर हाल अब भी बेहाल है। हालात कब सुधरेंगे कहना काफी मुश्किल है। सुमित ठाकुर, GNN न्यूज। जब से सर्व शिक्षा दोपहर के भोजन की व्यवस्था की गई, क्या ये भी एक कारण है कि बच्चे रेगुलर आते हैं? क्योंकि जैसा कि प्रिंसिपल साहिबा बता रही थी कि काफ़ी गरीब घरों के बच्चे हैं, तो दोपहर का भोजन मिलता है। से भी इस पे काफ़ी प्रभावित हुई है हमारे स्कूलों की संख्या, बच्चे ठीक आते हैं। यही समस्या है कि हम लोगों की इतनी ड्यूटी लगती है कि हम लोग ही परेशान हो जाते हैं। टीचर्स, हाँ, मतलब
पढ़ाई और उस ड्यूटी के बीच जो बैलेंस बनाना हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। टीचर्स की समस्या सबसे ज़्यादा है और इसका सीधा प्रभाव बच्चों की पढ़ाई पर भी ज़रूर पड़ता है, क्योंकि इस स्कूल में ही कुल, जैसा कि प्रिंसिपल साहिबा खुद बता रही थी, कि 650 बच्चे हैं और सिर्फ 9 टीचर्स हैं। आइए हम बच्चों से बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या इस टीचर की संख्या का कम होना, टीचर्स कम होने की जो समस्या है, क्या इनकी पढ़ाई पर भी असर करता है। बेटा, आपका नाम क्या है? प्रिया। प्रिया, ये बताइएगा कि भारत के प्रधानमंत्री का क्या नाम है? गांधी जी। मैं एक दूसरे बच्चे के पास चलूंगा कि आप बताओ, राहुल गांधी कौन है? मालूम नहीं है। चलिए कोई बात नहीं, कोई जरूरी नहीं है कि राजनीतिक पार्टियों के बारे में और चीजों के बारे में उनको मालूम हो। ये बताओ, भारत की राजधानी का क्या नाम है? इनको भी नहीं पता है भारत की राजधानी के बारे में। तो ये है क्लास 4 और यहाँ के बच्चे। आधी अधूरी जानकारी जरूर है, लेकिन इसके लिए दोषी ये नहीं है, क्योंकि शिक्षकों की संख्या काफी कम है और बच्चे ज्यादा हैं, तो इसका सीधा प्रभाव कहीं ना कहीं बच्चों की शिक्षा पर जरूर पड़ता है। हमारे साथ इस स्कूल की प्रिंसिपल साहिबा हैं उषा रानी जी, जो कि इस स्कूल की प्राध्यापिका हैं। उषा रानी जी, आप बताइए, जिस तरीके से यहाँ जो कमियाँ हैं या जो चीज़ें चाहिए वो क्या हैं आपकी तरफ से, और क्या आप मांग करती हैं सरकार से, खासकर इस बजट के दौरान? हम सरकार से ये मांग करते हैं कि हमारे यहाँ पे सफाई कर्मचारी होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारे बच्चे ही सुबह आके सफाई करते हैं और बच्चों से देखिए साफ़ सुथरे बच्चे होके आते हैं विद्यालय में और फिर वो सफाई करते हैं, गंदे होते हैं। रिक्वेस्ट यही है कि सफाई कर्मचारी सुबह शाम 2 टाइम स्कूल की सफाई करें। एक बात मैंने और देखी, जबकि मैं क्लासेस में घूम रहा था उस वक्त मैंने ये नोटिस किया कि कई सारे क्लासेस में, क्या किसी भी क्लासेस में बेंच नहीं है जिस पर बच्चे बैठ सकते हैं। बेंच किसी भी क्लास में नहीं है, चटाई मैट है नीचे बैठने के लिए, बच्चों के लिए मैट पे चटाइयों पे बैठते हैं बच्चे। चटाइयों में बैठते। क्या इसके लिए कोई प्रोविज़न आया था कभी कि यहाँ पर बेंच मुहैया कराई जाए या फिर बच्चों में बैठने के लिए? काहे कि ठंड में समस्याएं तो बढ़ जाती होंगी। ठंड में समस्या तो बढ़ती हैं, चटाइयों पे बच्चों को ठंड लगती है तो हम धूप में बैठा लेते हैं बच्चों को, परंतु ये है ना, एक क्लास में बच्चे इतने ज़्यादा होते हैं कि कमरे में बेंच लगाने की प्रॉब्लम आ जाती है कि बच्चे कितने बैठेंगे, 30-40 एक क्लास में, पर एक क्लास में 60-60 70-70 बच्चा होता है तो वो मैट पे ही बैठ सकते हैं। ये एक आदर्श विद्यालय है, इसलिए यहाँ पर कंप्यूटर की भी व्यवस्था की गई है, कंप्यूटर शिक्षा देने की व्यवस्था की गई है। आप जैसा कि देख सकते हैं कि कुल जमा यहाँ पर 5 कंप्यूटर हैं और 1 कंप्यूटर सर हैं। सर, जिस तरीके के सिलेबस यहाँ पर हैं, क्या उससे बच्चों को फ़ायदा होता है या किस तरह के सिलेबस से पहले ये थोड़ा सा बताइए। बेसिकली जो यहाँ पे जो हमने सिलेबस जो बनाया है वो बच्चों के अकॉर्डिंग टू है कि छोटे बच्चे के किस तरह से प्रैक्टिकल नॉलेज ज़्यादा दिया जाए ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा गेन कर सके। 650 बच्चे हैं इस स्कूल के अंदर, कुल जमा 5 कंप्यूटर हैं। कितनी समस्याएं आती है इसके कारण, कंप्यूटरों की संख्या कम होने के कारण, और आप क्या चाहते हैं कि आप कंप्यूटरों की संख्या बढ़े और किस तरीके से आप आगे काम कर पाते हैं? बेसिकली मैं ये कहना चाहूँगा कि इसमें गवर्नमेंट को पहला इनिशिएट लेना चाहिए, पहला गवर्नमेंट को इंटरेस्ट दिखाना चाहिए कि जो प्राथमिक शिक्षा है कंप्यूटर देना चाहिए, कंप्यूटर की शिक्षा उन्हें देना चाहिए। 5 सिस्टम है, 600 बच्चे हैं तो हम उनको हैंडल नहीं कर पाते। ये थी एक स्कूल की कहानी, सर्व शिक्षा अभियान के तहत चलने वाले एक आदर्श विद्यालय की कहानी, और हमने पूरी तरीके से जब पूरे स्कूल को खंगाला, अंदर तक गए, बच्चों से बात की, व्यवस्थाओं को देखा, तो ये बात ज़रूर सामने आई कि योजनाएं तो हैं, सरकार की योजनाएं ज़मीनी स्तर पर भी हैं, लेकिन वो कितनी कारगर हैं उसका नतीजा आप सामने देख सकते हैं।
शिक्षकों की कमी है, बच्चों को उचित भोजन नहीं मिल पा रहा है। साथ ही साथ जिस तरीके से टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर्स की बात की जाए तो वहाँ भी काफ़ी कमी है। कमियाँ कई सारी हैं, लेकिन योजना ज़रूर चल रही है और इसका फ़ायदा कितना बच्चों को होगा, इस बात का अंदाज़ा आप खुद ही लगा सकते हैं। ये था हमारा एक विशेष कार्यक्रम बजट 2012 और 13 को लेकर के। जिस तरीके से सरकार की योजनाएं होती हैं और जो उनकी ज़मीनी हकीकत होती है उसको हमने समझने की कोशिश की थी। आपको शायद ये कार्यक्रम ज़रूर पसंद आया होगा। कैमरामैन सुशील बहल के साथ कुमार संभव, GNN न्यूज़, दिल्ली।